नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। नए साल की शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, आपको कोरोना के इस दौर में निरोगी रखे और आर्थिक स्थिति को आपकी मजबूत करे। पिछले कुछ वक्त में कोरोना ने लोगों की फाइनेंशियल और हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब कर दी थी। लिहाजा हमें कोरोना के शारीरिक अटैक के अलावा फाइनेंशियल अटैक से भी लड़ना आना चाहिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे अपने शो में वित्तीय अनुशासन की, ताकि हर हाल में हम पैसे बचा सकें, पैसे कमा सकें और सेहत को भी सुरक्षित रख सकें। बताएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग से ज़्यादा जरूरी क्यों है वित्तीय अनुशासन, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, मेडिकल इंश्योरेंस ले तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, निवेश की ट्रिक और कर्ज लेने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए, आज के शो में आपको बेहतरीन सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान आदित्य शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं जीएसटी इन्वेस्टमेंट, और तरुण माथुर साहब, चीफ बिजनेस ऑफिसर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार.com। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, आपसे यही समझना चाहेंगे कि नए साल में हम अक्सर बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, किस तरह से पैसे बचाएं, इस तरह से कमाएं, लेकिन जो असली चीज़ है वित्तीय अनुशासन, जो मैनेजमेंट है फाइनेंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सबसे पहले आदित्य सर, आपसे यही समझना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये किस तरह से इनको डिफाइन किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जरूरी है जानना, जब भी आप पैसे को सेव करते हैं तो एक डिसिप्लिन वे में पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सेव करना जरूरी नहीं है, सेव करना एक ही पहलू है, उसके बाद उस पैसे को जाके इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अब आप इन्वेस्टमेंट को कैसे करेंगे, एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से आपके पूरे रोड मैप बने हुए होने चाहिए। सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, कोरोना के टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी लोगों को और बहुत सारा हॉस्पिटल का बिल भी आया था, और हम कहते हैं कि हर इंडियन जो है वो एक हॉस्पिटल बिल अवे है पॉवर्टी से। तो सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है कि नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है तो लीजिए, नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए। फिर उसके बाद एक इमरजेंसी कॉर्पस को डेवलप कीजिए ताकि आपके बुरे वक्त में वो काम आएगा आपसे। और फिर उसके बाद आप जाके एंड अपने एसेट एलोकेशन करके हर एक एसेट में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसके तहत आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते हैं और आपकी लाइफ के हर एक पॉइंट पे आपको कभी भी पैसों की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, और कोई भी अगर इमरजेंसी आएगी तो उसके लिए आप पूरा ही तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तरुण सर, आपके पास आता हूँ। आज की जिस तरह से कंडीशन है, कोरोना भी चल रहा है, महंगाई का दौर भी चल रहा है, उधर रूस यूक्रेन की लड़ाई भी चल रही है, बहुत सी स्थितियाँ हैं आपस में, भारत और पाकिस्तान के भी संबंध, चीन के संबंध भी इस तरह से बड़े खराब हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इन आम आदमी पर किस तरह का असर पड़ सकता है, और उस असर को लेके आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको किस तरह के इंश्योरेंस को अभी प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, ग्लोबल कंडीशंस पे तो मैं क्या ही एडवाइस दूं, लेकिन मेरे ख्याल से चाहे वो हो या ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपनी फैमिली के ध्यान कैसे रख रहे हैं, अपना फ्यूचर का ध्यान कैसे रख रहे हैं, जो आदित्य जी बोल रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जरूरत है प्रोटेक्शन की। चाहे वो कोरोना हो, जो आपको दो ही क्लैमिटीज हैं, तीन क्लैमिटीज हैं जिससे आपकी वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है, मतलब बर्बाद हो सकती है। एक है डेथ, दूसरा है डिजीज, और तीसरी है डिसेबिलिटी। राइट। अगर हम डेथ की बात करें तो टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको बहुत ही कम दाम पे बहुत ज्यादा कवर देता है। दूसरा है, अगर आपको कुछ भी बीमारी हो तो उस बीमारी अगर वो सालाना होती जाए तो उसके पैसे कहाँ से भरेंगे, आपकी पूरी सेविंग्स उससे खत्म हो सकती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और तीसरा है डिसेबिलिटी, ताकि आप पर्सनल एक्सीडेंट या फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करे, जिससे अगर आप किसी तरह काम ना कर पाए तो आपकी भी वो आमदनी आती रहे। ये तीन चीजें सबसे पहले मेरी एडवाइस में। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी आपको गोल्स देखने होंगे कि भाई आप अभी के गोल्स क्या हैं, आपके बच्चों के गोल्स क्या हैं जब वो कॉलेज जाए। और तीसरा आपका रिटायरमेंट है, कि अगर आपने आगे जाके कुछ भी करना है, अगर आपने रिटायरमेंट की जिंदगी आपने सोच रखी है 65 साल के बाद, 70 साल के बाद, तो आपके पास क्या ऐसा कॉर्पस है जिसके बेस पे आप अपनी जिंदगी जी सकें आगे जाके। तो मेरे ख्याल से ऐसे ही कंपार्टमेंटलाइज करके आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल, और ख़ास जो आपने इस अहम चीज़ बताई, डेथ, डिजीज़ और डिसेबिलिटी को लेके हमें फोकस करना चाहिए, और क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कोई भी ना चाहे इन चीज़ों में फंसे तो जितनी भी उसकी कमाई है सब चौपट हो जाती है। आदित्य सर, एक और चीज़,
धीरे धीरे जब पहली नौकरी लगती है तो आदमी जितना भी कमाता है तो उसमें उसको लगता है कि अभी हमारे खर्चे कम है, वो खर्चे काफ़ी मतलब तनख्वाह कम है, हमारे बचत कम होती है। उसकी तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ती रहती है और 8-10 साल बाद भी वो कभी लाखों में पहुंच जाता है कमाते कमाते, लेकिन हाल उसके वही रहते हैं कि भाई पैसा कम पड़ रहा है। तो ये क्या माना जाए, इसको जो वित्तीय अनुशासन की कमी माना जाए, और ऐसा होता क्यों है, और उसको इस चीज़ से उबरने के लिए क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, वित्तीय अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, वो डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों तरीके की हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल का मोबाइल फोन लेना है तो वो नॉन डिस्क्रिशनरी है, जरूरत नहीं है उसकी। आप छोटे से मोबाइल 20-25 हजार रुपए के मोबाइल से भी आप काम चला सकते हैं। तो एक रेशियो होता है जिसको कहते हैं सेविंग्स रेशियो, जिसको मैं देखता हूँ आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं अपनी पूरी सैलरी में से। अगर आपकी सैलरी 100 रुपए है तो मिनिमम 10 से 20 रुपए के बीच में तो आपका सेविंग्स रेशियो होना ही चाहिए, और इसको हर साल 10% से अगर बढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप पैसों को सेव करके इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट जरूरी मिलेगा। तो हाँ, आपको फाइनेंशियल प्रूडेंस रहना बहुत जरूरी है, वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो एक बैलेंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने 10 से 20% कहा अपनी सैलरी का, अगर आप सेव कर दें स्टार्टिंग में और उसको 10% से बढ़ाए, ये अच्छा एक बेस हो सकता है आपकी सेविंग्स के लिए। वहां से आपको टेक फॉरवर्ड करना है कि आपकी गोल्स क्या है और कितना ज्यादा और भी आप सेव कर सकते हैं। पर वित्तीय अनुशासन बहुत ही जरूरी चीज है आपके इनिशियल ईयर्स में। बिल्कुल। तरुण सर, आपके पास इंश्योरेंस को लेकर फिर से आते हैं। इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आदमी इंश्योरेंस लेता है, उस समय बड़ा खुश रहता है, लेकिन 1-2 दिन बाद लोग, आसपास के लोग भी बताते हैं, कुछ और बताते हैं, तो मायूस हो जाता है। क्योंकि कई ऐसे सलाह मिलती है कि अरे आपने तो ये ख़राब इंश्योरेंस ले लिया, आपको अच्छा लेना चाहिए था, ये वाला लेना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन ना आए तो कैसे हम एक सही इंश्योरेंस का चुनाव करें? देखिए, मैं एडवर्टाइज तो नहीं करना चाह रहा, पर इसके लिए तो एक ही तरीका है कि आप कंपेयर कर लीजिए आपके गोल्स क्या है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बताइए कि आपकी कितनी एबिलिटी है, कितना आप हर महीने डाल सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपको आज के बेसिस पे या आज के रिटर्न्स के बेसिस पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न कहाँ से मिलेगा, वो आप कंपेयर कर लीजिए। हर इंश्योरेंस कंपनी अपने सारे रिजल्ट्स पब्लिश करती है, सारे फंड परफॉर्मेंस दिखाती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, किसी अच्छे एडवाइजर से बात करिए, वो आपको बताएंगे। जैसे हमारी साइट पे अगर आप आएंगे, अगर आपको कॉल आता है, वो सब कुछ बताएंगे आपको कि कौन से किस में आपका कॉर्पस कितना बड़ा हो सकता है। उसके हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन सा प्लान आपके लिए सही है। देखिए, अगर आपको उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कितनी कैपिटल गारंटी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि देखो यार, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाई रिस्क में करने को तैयार हूँ, पर मैं इतना भी हाई रिस्क नहीं ले सकता कि मेरे पैसे ही बर्बाद हो जाए सारे, या खत्म हो जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट टूट जाए, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कितना आप कॉन्फिडेंट है आपके पैसे में से। अगर आपके पास 10,000 रुपए की आमदनी है तो उसमें कितना आपके खर्चे में जाएगा, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, कितना आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप डालेंगे और कितना लॉन्ग टर्म में, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। जो बहुत लॉन्ग टर्म है या फिर उस चीज के लिए कि आगे जाके ऐश करने वाला अमाउंट है, उस पर आप हाई रिस्क कर सकते हैं। पर जो गोल्स आपने अचीव करने हैं, जैसे आपने बताया था आपके अगर बच्चों की एजुकेशन है या आपकी रिटायरमेंट है, तो उसमें आप ये सोचेंगे कि ठीक है, शायद कम बने, लेकिन मैं थोड़ा प्रोटेक्शन चाहता हूं, मैं मेरी कम से कम मेरी कैपिटल गारंटी हो जाए। तो वही बकेट्स के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बकेट के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करते रहनी चाहिए। इसमें आपने बताया कि जो सही इंश्योरेंस चुनना है उसके लिए हमें कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन कंपेयर करते समय भी कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्रीमियम को चेक करते हैं कि अरे इसका प्रीमियम कम है, लगभग सुविधाएं एक जैसी मिल रही है। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान पे रखनी चाहिए कंपेयर करते समय? देखिए, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे तो आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल पे कितने आपको पैसे चाहिए, और रिवर्स कैलकुलेट होता है, उसमें प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिले, तो आपको बैक कैलकुलेट करके ये देखना पड़ेगा कि आज मैं कितने पैसे डालूं, वो कितने % रिटर्न पे मुझे 1 करोड़ देंगे। तो इसमें तो प्रीमियम वापस एक कैलकुलेशन का रिजल्ट है। हाँ। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको प्रोटेक्शन कितनी चाहिए, या फिर उसमें अगर आप ऊपर नीचे करना चाहें तो हो सकता है। सी, एक एसेट्स की इंश्योरेंस में तो आप प्रीमियम देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं उन लोगों से जो प्रीमियम की तरफ पीछे जाते हैं। अगर कोई एसेट इंश्योर करना है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, तो देखिए सबसे सस्ता कौन सा है जिससे आपका काम चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अपनी जिंदगी की या फिर अपने फ्यूचर की, उनमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस गोल से खुश हो, आपकी आज करंट आमदनी क्या है। इसमें कोई प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रीमियम तो वो अमाउंट है जो आप आज इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा, जितने अच्छे फंड में करोगे उतना अच्छा होगा। आई थिंक यही एक एडवाइस में देना चाहूंगा।
आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना के बाद क्या लगता है आपको कि अब हर आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है? कोरोना या नो कोरोना, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मैंने एक कोड आपको दिया कि हर भारतीय एक हॉस्पिटल बिल अवे है पॉवर्टी से। बहुत जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। हमने देखा है 15 से 20 लाख रुपए तक का भी एक्सपेंस आया है कोरोना में लोगों का। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप कहाँ से बनेंगे इतना बड़ा बिल। मेरे हिसाब से मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर बिल्कुल होना चाहिए आपके पास। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे रहा है तो उसके ऊपर भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज जब आपकी एम्प्लॉयमेंट छूट जाएगी तो उसके बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी छूट जाएगा। तो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। उस पॉलिसी के अंदर बड़े सारे क्राइटेरियाज भी होते हैं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी होती है। एक एडवाइजर से कंसल्टेशन करके आप पॉलिसी को खरीदिए। सिर्फ सबसे चीपेस्ट प्रीमियम वाली पॉलिसीज को मत खरीदिए, एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस को बिल्कुल लीजिए। 30 साल की उम्र का आजकल की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस जो 10 लाख रुपए का है 9.5 से 9.5 हजार रुपए में मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं। आदित्य, जो सबसे अहम चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, उसमें मिस सेलिंग के बहुत ज़्यादा केस आते हैं। कई लोगों को जब बाद में पता चलता है कि इसमें ये चीज़ थी, वो नहीं थी, और हॉस्पिटल को लेके और बहुत सी चीज़ों को लेके। तो इस मिस सेलिंग के केस में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे आम आदमी को कि इन चीज़ों को फोकस करें जिससे आपके जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी, जो आपका जो नुकसान होना था वो पहचान लेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है लाइफ इंश्योरेंस में एक जेनरिक टाइप की पॉलिसी होती है, टर्म प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में 50, 60, 70 टाइप की अलग अलग पॉलिसी होती है जिसमें अलग अलग क्लॉजेज होते हैं। एक नॉर्मल रिटेल निवेशक को इन क्लॉजेज को डिकोड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहली बात, एक अच्छे एडवाइजर को लीजिए जो आपको हेल्प कर सके आपकी नीड्स के लिए पॉलिसी को खरीदना। दूसरी बात, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को लेने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना पॉलिसी को लीजिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, उसमें कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं होती है, उसमें कोई इसके ऊपर कैप नहीं होते हैं। और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है कि आपको आपका बेसिक जो डिडक्शंस है वो सारे नहीं होते हो पॉलिसी। वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, इसी वजह से उसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को खरीदने की कोशिश कीजिए और एक एडवाइजर को हायर कीजिए। चाहे वो थोड़े पैसे भी ले तो कोई बात नहीं, पर आपको एक अच्छी पॉलिसी मिल जाएगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मिस सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उससे बचने का सिर्फ यही तरीका है। और अगर आपके पास कोई मिस सेलिंग हुई है तो प्लीज एडवाइजर के पास जाके अपने पॉलिसी को लीजिए। बैंक बेस्ड पॉलिसीज होती है, सबसे बड़ी मिस सेलिंग होती है वहां पे। और वो पॉलिसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ग्रुप पॉलिसीज होती है जहाँ पे बड़े सारे डिडक्शन होते हैं। तो डिडक्शन का ध्यान रखिए, ये आपको क्लेम के टाइम में पता चलेगा कि कितने डिडक्शन हो रहे हैं। उससे पहले एक एडवाइजर से अपनी पॉलिसी को दिखवा लीजिए तो आपको बेटर रहेगी। तरुण, यही चीज़ समझना चाहेंगे, जो एजेंट होता है आम लोग उसको ही एक तरह से एडवाइजर समझ लेते हैं, लेकिन एजेंट को अपना कमीशन चाहिए होता है तो वो किसी न किसी तरह से पॉलिसी चिपका देता है। ऐसे में आम आदमी कैसे इस मिस सेलिंग के उस केस से बचे और किस से एडवाइस ले? क्या पॉलिसी लेने के पहले ले या पॉलिसी लेने के बाद ले, या कहाँ पे जाके एडवाइस ले? देखिए, एडवाइस तो हमेशा पॉलिसी खरीदने से पहले ही मिलनी चाहिए। और देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं एजेंट, जो एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाते हैं। दूसरे होते हैं ब्रोकर, जिनका काम होता है कि वो कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं, कस्टमर की नीड लेके अलग अलग कंपनी से जो प्लान सबसे अच्छा सूट करे वो प्लान देते हैं। तो आप अपने लिए एक ब्रोकर असाइन कीजिए, चाहे वो कोई भी, हम पॉलिसी बाजार एक ब्रोकर है, बहुत सारे और भी ब्रोकर हैं। उनके पास जाके आप अपनी नीड बताइए कि मेरे को ये चाहिए, अपनी फैमिली के लिए इतना कवर चाहिए, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे लगता है इतना मेरा खर्चा आ सकता है। और वो रिस्क समझने के बाद वो आपको बेस्ट पॉलिसी बताएंगे। देखिए, हम ये मिस सेलिंग बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज्यादा होती है इंडस्ट्री में। इसलिए जैसे हमारे एडवाइजर हैं, उनको हम लोग हमेशा एक रिकॉर्डेड कॉल पे ही रखते हैं, ताकि एक डर बना रहे, एक कस्टमर के पास रिकॉर्ड हो। वरना दो लोगों के बीच में क्या बात हुई इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा अपनी चॉइस, खरीदने की चॉइस को थोड़ा सोच समझ के करें। ये देखें कि कहां पर आपके पास एक ट्रेल बनी रहे। ये रिकॉर्डिंग हम कस्टमर के साथ भी शेयर करनी जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है। तो उसमें वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मिससेलिंग से बचने के लिए आप अपना रिप्रेजेंटेटिव देखिए कि वो आपके हित में हो।
अच्छा, इसी में एक चीज़ और आती है टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस में कई बार क्या होता है कि जो ग्राहक रहता है वो मनी बैक के चक्कर में टर्म इंश्योरेंस भी ले लेता है। तो क्या ये फ़ायदे का सौदा है मनी बैक पॉलिसी लेना, या ये नुकसान का सौदा है? देखिए, मनी बैक पॉलिसी हमेशा ही नुकसान का सौदा होगा, क्योंकि प्योर टर्म का जो प्राइस होता है उस वो सिर्फ एक प्योर पॉलिसी, जहां से आप जैसे ही आप मनी बैक में गए या फिर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम दिया, तो जो आपका रिटर्न है वो एक जो अगर आपको 100 रुपए का आपका प्योर प्रोटेक्शन का प्रीमियम है, उस पर अगर आप 20 रुपए भी ज्यादा देते हैं, वो 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट, इससे अच्छा तो आप किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा दीजिए, क्योंकि ये जो टर्म जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ये सबसे सस्ता होता है। मनी बैक के चक्कर में आपका ये अमाउंट ये 100 रुपए कम नहीं, 100 को 50 बना देते हैं और बाकी 50 लेके 20 जोड़ के 70 रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। उसमें लगता तो है पैसे वापस आ रहे हैं, लेकिन अगर डेथ होती है कस्टमर की, तो जितने पैसे उन्हें मिल सकते थे वो नहीं मिलते, तो ये बिल्कुल ही घाटे का सौदा है। बिल्कुल, तो मनी बैक पॉलिसी काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए टर्म पॉलिसी ले तो प्योर टर्म पॉलिसी ले। आदित्य, एक और चीज़ की बात करेंगे कि कई बार अचानक से, अब कोरोना का उदाहरण लेते हैं क्योंकि ये ताज़ा उदाहरण है, लोगों को जल्दी इससे कनेक्ट भी हो पाएंगे। इस दौरान बहुत सी नौकरियां लोगों की गई, और जब नौकरियां गई तो उनके पास कुछ था नहीं, 2-3 महीने भी सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इस कंडीशन की अगर कभी फ्यूचर में किसी को आन ज़रूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी फ़ंड को लेके किस तरह की आप सलाह देंगे? किस तरह से इमरजेंसी फ़ंड बनाएं, कितना होना चाहिए, और उसको किस तरह से सेव रखें हम? देखिए, इमरजेंसी पर्पस एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है। जब भी आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आती है, चाहे आपके लव्ड वन जो है उनको बीमारी होती है, या आपकी खुद की नौकरी चली जाती है, या अन्य कोई भी इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी पर्पस को यूज किया जाता है। वो इमरजेंसी पर्पस कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 6 से 12 महीने की आपकी जो एक्सपेंस है वो बिल्कुल आपके पास किसी लिक्विड प्रोडक्ट में होना चाहिए। इसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है? बैंक डिपॉजिट्स या डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इनको डिप्लॉय करेंगे तो बेटर रहेगा, जहां से आप इनको एक दिन में ही निकाल सके अगर आपको जरूरत पड़े। लोग कहते हैं कि इमरजेंसी कॉर्पस पे हमको हायर रिटर्न चाहिए। इमरजेंसी कॉर्पस रिटर्न के लिए नहीं डिजाइन किया गया है। इमरजेंसी कॉर्पस डिजाइन इसलिए किया गया है कि यदि आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप झट से वो पैसे को निकाल सके और उसको यूज कर सकते। इक्विटी मार्केट्स में आप वो पैसों को नहीं निकाल सकते हैं झट से, तो इसीलिए इमरजेंसी कॉर्पस 6 से 12 महीने का जो आपका एक्सपेंस है उसको मेंटेन कीजिए फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल। बिल्कुल। तो और इसमें एक और चीज़ ये समझना चाहेंगे, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा इमरजेंसी फंड भी ख़त्म हो जाता है और पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम कर्ज़ ले लेते हैं। लेकिन कई लोग कर्ज़ ज़रूरत में लेते हैं। कई बार आजकल क्या होता है कि फ़ोन पे बैंक वाले या जो कस्टमर केयर से फ़ोन आते हैं कि आप लोन ले लो, और लालच में भी ले लेते हैं, इतना कम वो दिखाते हैं वो इंटरेस्ट रेट। तो ये सर ये बताइए कि किस तरह से हमें कर्ज को लेके बहुत सतर्क होना चाहिए और कब किन परिस्थितियों में कितना कर्ज लेना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो कर्ज बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कर्ज में कंपाउंडिंग आपके खिलाफ वर्क करती है। तो मेरे हिसाब से कर्ज बिल्कुल नहीं। कर्ज कब लेना है? कर्ज जब आप अगर होम लोन ले रहे हैं, एक एप्रिशिएटिंग एसेट है और उसके लिए ले रहे हैं तो बात ठीक है, जहां पे बड़ी अमाउंट है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है जैसे कि मोबाइल है, या फिर आपके कंजम्पशन के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो बहुत ही गलत है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कर्ज मोबाइल फोन या ऐसे कंजम्पशन के लिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एप्रिशिएटिंग एसेट जैसे कि होम लोन है, उसके लिए आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो गाड़ी के लिए भी अगर आप होम लोन ना लें तो बेटर ही रहेगा। तो कर्ज फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। होम लोन के लिए लेंगे तो बेटर है, उसके अलावा किसी भी चीज के लिए कर्ज ना लें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। तरुण, इंश्योरेंस वाले सेक्टर पे दोबारा आते हैं और ये समझना चाहेंगे कि उम्र का बहुत फ़र्क पड़ता है इंश्योरेंस को लेके, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। तो आप इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस उम्र से आप आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में जितनी जल्दी लें उतना फायदा है। टर्म इंश्योरेंस में तो बहुत क्लियर फायदा है कि जो आप प्रीमियम जिस पे आज आप खरीदेंगे वही प्रीमियम आपकी पूरी जिंदगी लास्ट करेगा, और जितने आप यंग होगे उतना कम प्रीमियम है। और इसमें आप तकरीबन अगर आपने कोई प्लान अगर 25 साल पे ले लिया या 35 साल पे लिया, आपका आधा प्रीमियम बच सकता है। तो उसमें तो बहुत क्लियर है। हेल्थ में एक प्रॉब्लम थोड़ी अजीब है, थोड़ा सा पैसा बचता है मैं मानता हूँ, लेकिन वो इतना नहीं होता कि आपको जल्दी इन्वेस्ट करने पे इज बेटर और लुक्रेटिव हो।
लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही आप एक उम्र क्रॉस करते हैं तो कुछ ना कुछ डिजीज आपको हिट कर सकती है। और कोरोना केस में हमने देख ही लिया है, वो किसी को कुछ भी हो सकता है किसी भी उम्र पे। और आपको चाहे प्रीमियम ज्यादा कम ना हो, लेकिन प्लान मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो जी हमारी कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, हमें क्या फर्क पड़ता है, जब हम नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर करेंगे तब ले लेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, 40 साल की उम्र पे कोई ना कोई बीमारी आजकल लोगों को होती ही है। लाइफस्टाइल डिजीज लीजिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, कोई भी क्रॉनिक डिजीज, उसकी वजह से आपको एक प्लान मिलता नहीं है। आप चाहे उसके लिए पैसे देने को तैयार भी हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी या तो प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा देती है या फिर दे ही नहीं पाती आपकी रिस्क को। तो इसलिए मैं कहता हूं आप जितनी जल्दी हो सके एक हेल्थ प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। स्पेशली अगर आप एक शादी करने वाले हैं या फिर फैमिली बनाने वाले हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। बिल्कुल, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो कल्चर आया है वो अब ज़्यादा तेज़ी से फैला है, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस अब आई है। जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो 50-60 साल की जिनकी अब उम्र हो चुकी है, उन्होंने, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की हम यहाँ पे ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को अब क्या करना चाहिए? क्या अपने माँ बाप के लिए पॉलिसी लेना चाहिए, या फिर ये उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है? हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी घाटे का सौदा नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देखिए चाहे वो पेरेंट्स के लिए अपने लिए हो, एक ऐसी उम्र आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस यूज होता ही होता है। 100% आप यूज करेंगे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को। और ये प्रॉब्लम है कि आप ये सोचें बिल्कुल ही इक्वेशन में उठाने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बीमारी कब आएगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो, अपने लिए हो, जब तक आपको पैसे बचाने, आप अलग अलग प्लान सोच सकते हैं कि किसी के अंदर अगर कुछ कम से कम 2 लाख के ऊपर अगर कवरेज हो तो वो भी चलेगा, कि पहले 2 लाख आपकी जेब से जाए और उसके आगे अगर 1 करोड़ तक का भी खर्चा हो तो वो इंश्योरेंस प्लान दे दे। क्योंकि देखिए 2 लाख बटोरने आसान है, लेकिन 1 करोड़ रुपए बटोरने नामुमकिन होते हैं कुछ लोगों के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस तो कभी भी लेना चाहिए, कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा। और जितनी जल्दी ले उतना अच्छा है। अपने पेरेंट्स के लिए तो प्लीज लीजिए, क्योंकि उनकी आपकी देखभाल तो करनी ही है, चाहे वो इंश्योरेंस प्लान से पैसे लाएं या अपनी जेब से दें। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो आपको बहुत खराब लगेगा कि आप उनका ख्याल नहीं रख सके आप। बिल्कुल। और बच्चों के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस किस उम्र से ले सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही आप अपने बच्चे को अपने हेल्थ प्लान के अंदर डाल सकते हैं। कुछ कंपनीज 1 महीने के अंदर अंदर करने को तैयार हो जाती है, कुछ कहती 3 महीने वेटिंग के बाद, पर वो इमीडिएटली ही हो जाता है। तो उसमें उनका इंश्योरेंस जो वो होगा, प्रीमियम, वो मुझे लगता है शायद काफ़ी कम होगा बच्चों के लिए। हाँ, बहुत कम होता है। पहले काफी साल तक कम होता है। आप कुछ ही उम्र तक अपने प्लान में रख सकते हैं, उसके बाद उन लोगों को भी अपना प्लान लेना पड़ेगा। उनके बच्चों का प्रीमियम बहुत कम होता है। पहले 30 दिन तो वैसे भी कोई न्यूबॉर्न अगर कवर होगा तो उसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद जो उनका प्रीमियम में एक्स्ट्रा लगेगा हर साल, वो बहुत ही किफायती होता है। बिल्कुल। आदित्य, अब आते हैं घर के बजट पे। घर का बजट जो होता है, आदमी को जो खासकर गृहिणियाँ होती हैं और जो आदमी भी होता है, एक अमाउंट रख लेता है कि इतना बजट मुझे घर में चलाना है, लेकिन वो बजट अक्सर जो बनता है वो बिगड़ जाता है। ऐसी कंडीशन में घर के बजट को बनाने के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, और अगर माना कोई इमरजेंसी कंडीशन आने के बाद वो बिगड़ता है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, यानी कि हम फिजूल खर्ची को कैसे पहचानें कि ये हमारा फिजूल खर्ची है? सबसे पहले तो एक इक्वेशन है, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। जब भी आपकी इनकम आती है तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि खर्चा नहीं करना है, उसको सेव करना है। 100 रुपए में से 20 रुपए आपने सेव कर लिए, बाकी 80 रुपए से आप अपने घर को चलाइए। 80 रुपए में से भी आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से एक्सपेंसेस जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, और कौन से एक्सपेंसेस जो है उतने जरूरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, अगर आप उसको रोकेंगे तो चलेगा। जिंदगी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जिंदगी को एंजॉय भी कीजिए और साथ साथ सेविंग्स भी कीजिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिफाई कीजिए डिस्क्रिशनरी यानी कि जरूरी, और नॉन डिस्क्रिशनरी यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी खर्चे नहीं, और उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, और उसके बाद अपने खर्चों को लेके जाइए। जिन महीने ज्यादा खर्चा हो रहा है वहां पे नॉन डिस्क्रिशनरी को जिन खर्चों की जरूरत नहीं है उनको कम कीजिए, और जिन महीने खर्चा कम हो रहा है उन महीनों में आप सेविंग्स भी बढ़ा सकते हो। तो ये डिसिप्लिन लेना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले जब आपको इनकम मिले तो आपको सेविंग्स ही करना है। बिल्कुल। तो आदित्य, आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, ये ट्रिक समझना चाहूँगा कि जो हमने बातें की, हमने वित्तीय अनुशासन की बातें की, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें की, और घर के बजट की बात की, कर्ज की बात की, इन तमाम चीज़ों को एकजुट करते हुए आप कौन सा नए साल के मौके पे फाइनेंशियल रेजोल्यूशन आप बताना चाहेंगे जो आम आदमी को लेना चाहिए जिससे उसका वित्तीय अनुशासन बना रहे?
देखिए, मैं तो इंश्योरेंस आपको लेना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल हेल्थ भी आया है, क्योंकि कोविड के बिल बहुत बड़े आ रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल लीजिए। टर्म इंश्योरेंस अगर चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, अगर जरूरत है तो बिल्कुल लीजिए। इंश्योरेंस लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है, बुरे टाइम का साथी है आपका। उसके बाद आप अपनी इमरजेंसी कॉर्पस और एसेट एलोकेशन और एसआईपी को शुरू कर सकते हो, पर हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। यही नए साल का मंत्र है। बिल्कुल, तो ये काफ़ी अच्छा मंत्र दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हेल्थ भी सुरक्षित रहे और मानसिक तनाव भी ना हो, कभी ऐसी कंडीशन पड़े और इमरजेंसी के वक्त ये पैसा अगर ना खुदा ना चाहे ऐसी नौबत आए तो हमें जो आर्थिक रूप से कोई बड़ा झटका ना लगे, हमारी ज़िंदगी खुशी खुशी चलती रहे। चलिए, आप दोनों मेहमानों आदित्य और तरुण, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय रखने के लिए। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।